थैंक आप इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट रखते हैं? जी सर। क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध? अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हो तो फिर आप आलसी कैसे हो, और आलसी हो तो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो। तो आपने अपनी जॉब के बारे में क्या लिखा? एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, इसके बारे में आप अपनी डायरी में क्या चीजें लिख रहे हो? जब जियोपॉलिटिक्स की नाम आती है तो अगर अपन बात करते हैं दो ध्रुवीय बहुध्रुवीय, क्या वास्तव में विश्व जो है, विश्व की सत्ता या शक्ति जो है वो बहुध्रुवीय है? मैं एक मिनट। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए बैठिए। थैंक यू मैम। तो डेली डायरी लिखते हैं? जी मैम, डेली तो नहीं कह सकता बट वीक में 2-3 बार तो। लास्ट कब लिखी थी? मैम लास्ट लिखी थी फ्राइडे को। तो आपने अपनी जॉब के बारे में क्या लिखा? एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, इसके बारे में आप अपनी डायरी में क्या चीजें लिख रहे हो? जी मैम, पहले मेरी पोस्टिंग यूईबी जोधपुर करके ऑफिस में थी, तो वहाँ पे ज़्यादा काम का दायरा नहीं था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेरा ट्रांसफ़र है वो बाड़मेर हो गया था। तो वहाँ पे जब मैं गया तो काम की बहुत सारी पेंडेंसी थी मेरे पास, तो उसको मैंने कैसे टैकल करना है उन चीज़ों के बारे में लिखा। फिर हमने एक गुड़ा मालानी में रोजगार सहायता शिविर जो हमारे डिपार्टमेंट करवाता है, तो वो करवाया था, जिसमें लगभग 7,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, और उसमें से लगभग 2500 प्लस प्राइमरी सिलेक्शन हुए थे। माननीय मंत्री महोदय खुद पधारे थे। तो ऐसे कुछ हम छोटी छोटी जो चीज़ें अच्छी करते हैं, इनोवेटिव करते हैं, उसके बारे में नोट करते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की ड्यूटीज क्या हैं? मैम, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की जो ड्यूटीज़ है उसमें एक तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना चलती है, जिसमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, तो उसको रन करना पूरा। उसके अलावा रोजगार सहायता शिविर है जो कि क्वार्टरली लगाते हैं, तो वो करवाना। ये 2 ड्यूटीज़ है मुख्यतः। तो उसमें आप दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हो, उद्यमियों को बुलाते हो? मैम, हम निजी कंपनीज को बुलाते हैं और साथ में ही जो बच्चे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको बुलाते हैं, हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते एम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हैं? हैं। मैम, एम्प्लॉयमेंट से आज से ये है कि जो वर्कफोर्स का आदमी है, जो वर्कफोर्स में है और उसको अपनी आजीविका को चलाने के लिए वो कहीं ना कहीं नियोजित है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट कह सकते बस यही है, कुछ डेज नहीं है, कितने दिन का तो होना ही चाहिए रोजगार, हैं। मैम ऐसा उसमें कुछ डिफाइंड डेफिनेशन है ना? उसमें मैम श्रमिक माने जाते हैं। एक साल में तो शायद मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 183 डेज प्लस होना चाहिए मे बी। तब उसको आप रोजगार मानोगे? अच्छा, बेरोजगारी एक समस्या है। जी। तो ये बेरोजगारी की जो समस्या है वो अन्य और किन समस्याओं को जन्म देती है? बेरोजगारी एक विशियस साइकिल क्रिएट करती है, जिससे कि गरीबी है वो क्रिएट होती है। फिर जैसे हम हेल्थ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो सारी कहीं ना कहीं जो समस्या हैं वो एक विशियस साइकिल के थ्रू जुड़ी हुई होती या बेरोजगारी अपराध को भी बढ़ावा देती है? है। क्या मैम? बेरोजगारी बिल्कुल अपराध। मैम। जी मैम। ओके। ये राजनीति का अपराधीकरण क्या होता है? मैम, राजनीति के अपराधीकरण में जब आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं वो राजनीति में एंटर करते हैं, चाहे चुनाव में सपोर्ट करके हो, चाहे चुनाव लड़के हो, तो। फिर अपराध का राजनीतिकरण क्या है? सॉरी मैम। अपराध का राजनीतिकरण, हम उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब पर्टिकुलर राजनेता है वो चुनाव जीतने के लिए अगर धन बल बाहुबल का सहारा लेते हैं, तो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का अगर सहारा लेते हैं, तो उसको अपन कह उसको सकते अपराध का राजनीतिकरण कहते हैं। तो ये राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण रोकने के लिए हमें अपने जो भी संविधान है उसमें क्या सुधार करने चाहिए, क्या संशोधन आप सुझाएंगे? हैं। वैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, और अभी गवर्नमेंट है वो 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करा है, जिसमें जो भी जिनको ऐसे केस जिसमें 5 साल से अधिक की सजा हो सकती है उसमें डिटेन किया जाता है, तो उसको है वो 30 दिन के बाद में मंत्री पद, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, उससे बर्खास्त किया जाएगा। और उसके अलावा जो लिली थॉमस वाद था उसमें ये था कि कोई भी अगर पर्टिकुलर एमएलए एमपी है तो वो उसको 2 साल से अधिक की सजा मिलती है, तो उसको तुरंत है वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। आप हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थी भी रहे हैं, जी तो कुछ ऐसे हिंदी के साहित्यकारों के नाम बताइए जो डायरी लेखन की शैली में उन्होंने लिखा है। मैम, गजानन माधव मुक्तिबोध की डायरी मेरे को याद आ रही है। अच्छा, मुक्ति बोध। और कुछ स्टोरीज लिखी हो, कई लोग स्टोरीज भी डायरी फॉर्म में लिखते हैं। मैम, इतना नहीं याद।
उपन्यास? उपन्यास डायरी के फॉर्म में। सॉरी। चलिए सर, फिर थैंक आप इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट रखते हैं? यू जी। क्या होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध? सर, देश के जो राष्ट्रीय हित है उनको ध्यान में रख करके अन्य देशों के साथ जो संबंध बनाए जाते हैं सभी देशों के, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाते हैं। वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो किन किन आयामों पर संचालित हो रहे हैं? सर, नेशनल इंटरेस्ट सबसे वो जो तो है ही। कांस्टेंट इशू है। उसके अलावा सर अभी जो मेन है वो एक तो इकोनॉमिक टर्म पे बहुत ज्यादा इशू होते हैं, और उसके अलावा जो जियो पॉलिटिक्स उससे संचालित हो रहा है। जियो पॉलिटिक्स। जी। जब जियो पॉलिटिक्स की नाम आती है तो अगर अपन बात करते हैं दो ध्रुवीय बहुध्रुवीय, क्या वास्तव में विश्व जो है, विश्व की सत्ता या शक्ति जो है वो बहुध्रुवीय है सर बहुध्रुवीय की या और एक ध्रुवीय है? सर बहुध्रुवीय की और अग्रसर हो रही है अभी, क्योंकि जैसे ब्रिक्स जैसे देश संगठन है, एससीओ जैसे जो संगठन है, तो हम कह सकते हैं जैसे कि अफ्रीकन यूनियन है, तो कह सकते चलो ठीक है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये नॉन स्टेट जितने भी एक्टर आप बोल रहे हो, नाम बोले ना भी, इनको जी, नॉन जी। स्टेट एक्टर कहते हैं। मुझे तो कोई इनका कोई उपादेयता नजर आती ही नहीं है। जब कोई जरूरत होती, कोई दबाव आती तो बैठ जाते ही और अपने सेल्फ इंटरेस्ट यानी राष्ट्र हित सबसे आगे रखते। यूएनओ देख लो, आपका नॉन स्टेट सबसे बड़ा एक्टर है, क्या कर रहा है? एक भी युद्ध नहीं रुकवा पा रहा है। उसके चार्टर का पहला आर्टिकल यही कहता है। क्या आपको नहीं लगता कि यूएनओ समाप्त कर देना चाहिए? नहीं सर, यूएनओ को समाप्त तो नहीं किया जाना चाहिए। इसमें रिफॉर्म की बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि 1945 के आसपास का संगठन है, तो 2025-26 की समस्याएं सुलझाने में शायद वो इतना सक्षम नहीं है, तो उसमें रिफॉर्म किए जाने चाहिए। लेकिन यूएनओ को अपन ये कह दें कि खत्म ही कर दें तो ये अनुचित होगा, क्योंकि यूएनओ शांति प्रक्रिया के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन एड है और जो मानव विकास के लिए और भी आयामों में काम अब ट्रंप महोदय जो है वो अलग अलग स्टेटमेंट देते रहते हैं, अलग अलग भूभाग है उन पर अपना दावा भी रखते हैं। जी। कहते ये मुझे दे दो, ये मुझे को दे दो, मैं होटल खोल दूंगा, मैं ये कर दूं। ये इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं, क्या आपको नहीं लगता ट्रंप पागल है? सर, पागल कहना तो अनुचित होगा। शायद वो एक टर्म आता है अमेरिका हेजमनी, तो शायद वो हो सकता है, लेकिन जो जहाँ किसी भी देश की संप्रभुता पे दावा करना सर, क्योंकि भारत की जो हेजमानी आप मानते हैं क्या? क्यूबा के ऊपर है क्या हेजमानी? सॉरी सर, क्यूबा के ऊपर अमेरिका की हेजमानी है? सॉरी सर, इसके बारे में नॉर्थ कोरिया के ऊपर है हेजमानी? फिर हेजमानी कहाँ है? नॉर्थ कोरिया पे नहीं है। नॉर्थ कोरिया पे नहीं, चाइना पे नहीं है, रसिया पे नहीं है उसके हेजमानी। आपको नहीं लगता कि अभी इंटरनेशनल रिलेशन है, ये इंडिविजुअल जो है व्यक्तिगत ईगो को लेकर के चल रहे हैं सारे? सर, व्यक्तिगत ईगो करना सर अतिशयोक्ति होगी। आई थिंक सबके अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। जो ट्रम्प का अपना था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो शायद उस दिशा में वो उसको ज्यादा तवज्जो ये दे। तो एक बात बताओ, पूरे विश्व समुदाय जो ग्लोबल अपन टेंडेंसी बोलते हैं, उसमें तो सह अस्तित्व सहजीवन होना चाहिए, तभी तो चलोगे आप। अन्यथा ये वन साइडेड, तो जैसे इंडिया को 50% टैरिफ लगा दिया, जी तो ये न तो न्याय, मेरी नजर में तो कोई न्याय संगत नहीं है। जी दो देशों के बीच में संबंध बनाने का कोई मार्ग नहीं हुआ। फिर कहाँ जा रही है अंतर्राष्ट्रीय संबंध? आप जो पढ़ के थोड़ा मुझे समझाओ सर। क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो जो प्रधानमंत्री नहीं, अब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बोल चुके हो। सॉरी, इंटरनेशनल रिलेशन है, वो हाँ, जो देश के हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनसे प्रभावित रहते हैं, तो उनका जो व्यक्तिगत एजेंडा है कहीं ना कहीं वो भी परस्यू होता है। परस्यू का। जी सर, थैंक यू सर। आपने अपनी वीकनेस में लिखा है कि लेजीनेस इन द अर्ली मॉर्निंग, जी और स्ट्रेंथ में लिखा है टाइम मैनेजमेंट आफ्टर वेकअप। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हो तो फिर आप आलसी कैसे हो, और आलसी हो तो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो? सर, मैं सुबह उठने में थोड़ा आलस आता है, लेकिन उठने के बाद में जो मेरा दैनिक दिनचर्या जो भी रहती है उसमें मैं आदत है आपकी थोड़ा यूं मसल के उठने की, यही हुआ ना? शायद वो पढ़ने के दौरान लेट नाइट पढ़ते थे, तो वो थोड़ी चीजें हो गई। चलिए, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना पसंद है। जी गुजराल डॉक्ट्राइन क्या होती है? गुजराल डॉक्ट्राइन। सर, गुजराल डॉक्ट्रिन, गुजराल जी आईडी गुजराल विदेश मंत्री थे, तब उनकी डॉक्ट्रिन थी कि जो पड़ोसी देश है उनके साथ है वो भारत के है वो अच्छे संबंध हो, उनको रियायत भी दी जाए, तो उसी को गुजराल डॉक्ट्रिन कहते हैं। फॉरेन रिलेशंस की हर डॉक्ट्राइन का एम यही होता है कि दूसरों से अच्छे रिलेशन हो। जी। गुजराल डॉक्ट्राइन का हाईलाइट पॉइंट क्या है?
एक तरफा रिया ये था आई थिंक। एक तरफा रिया। हम जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स हैं। एक होती है हार्ड पावर, जी। ये क्या होती है? हार्ड पावर में सर जैसे कि अपनी मिलिट्री के थ्रू किसी देश को मनवाना या उस पर बढ़त बढ़ाना, अपनी बात मनवाना, तो उसको हार्ड पावर कह सकते हैं। जैसे कि अभी अमेरिका है वो वेनेजुएला के आसपास अपनी सेनाएं हैं वो इकट्ठी कर रहा है। अमेरिका और वेनेजुएला के आसपास अपनी वेनेजुएला। नेवीज को इकट्ठी कर ठीक रहा है, एक होती है सॉफ्ट पावर, है। जी। इसका भी जल्दी बताइए और एक एग्जांपल भी दीजिएगा। तो सॉफ्ट पावर में जैसे आर्ट, कल्चर, कुजीन है। जैसे कि इंडिया का जो सिनेमा है वो अफगानिस्तान में बहुत फेमस है। इंडिया का क्रिकेट है अफगानिस्तान में बहुत फेमस है, तो ये सॉफ्ट पावर का एग्जाम्पल। ठीक है। जो हम इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हैं, जो टैरिफ्स हैं, जी। ये हार्ड पावर का पार्ट है या फिर सॉफ्ट पावर का पार्ट? हार्ड पावर। हार्ड पावर का पार्ट। अब एक नई टर्म होती है फॉरेन पॉलिसी में जिसे हम कहते हैं स्मार्ट पावर, जी ये क्या होती है? सर स्मार्ट पावर में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का मिक्स है वो स्मार्ट पावर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कैसे रिश्ते हैं? सर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फिलहाल रिश्ते तनावपूर्ण हैं, क्योंकि जो तहरीक तालिबान है वो पाकिस्तान में आतंकी जो भी अपनी गतिविधियां करी कर रहे हैं, तो उसको लेकर के तालिबान। ठीक है। जब अमेरिका ने अगस्त 2021 में अपनी सेनाएं वापस, जी। तो भारत में कि अब की वजह से भारत आतंकवाद फैलेगा, जी। लेकिन कि अफगानिस्तान जो तालिबान है जी। वो से उन्होंने अच्छे रिश्ते मेंटेन रखे। उन्होंने जो हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जैसे सैनिक हो गया, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल हो गया, कुछ उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई विवादित बयान ऐसा। सर ये इंडिया की डिप्लोमेटिक स्मार्टनेस है कि इंडिया ने अच्छे से एंगेज करा जो भी वहाँ जो सत्ता में थे उनके साथ। बिल्कुल सर, सॉफ्ट पावर का भी रोल था, क्योंकि अमेरिका जो इंडिया ने वहाँ पे सलमा डैम बनाया, जलाराम सॉफ्ट सर लॉन्ग टर्म में सॉफ्ट पावर ज्यादा इफेक्टिव होती है। एग्जाम्पल से समझा सकते हैं? अभी ये पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान की सॉफ्ट पावर का समझा सकते हैं? सर आई थिंक जैसे रसिया का जो अपन एग्जांपल लेते हैं, सॉरी जी और भारत की हमने बात की, जी इसी टेक्स्ट में पावर पावर जा सकते। सर सॉफ्ट पावर जैसे अफगानिस्तान के साथ इंडिया की सॉफ्ट पावर है, तो जैसे कि सत्ता परिवर्तन हुआ है फिर भी जो एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा कुछ हो सकता है वो सॉफ्ट पावर की वजह से हमारे ये सर सॉफ्ट आया। और पावर सर हार्ड पावर से ऑपरेशन सिंदूर में है वो इंडिया ने जो पाकिस्तान के जो भी उनकी टेरर एक्टिविटीज थी, टेरर ठिकाने थे, पाकिस्तान ने तालिबान को दबाने की कोशिश जी सेना धमकी वगैरह जी देके, बिल्कुल तो वो हार्ड पावर थी लेकिन वो बैकफायर कर गई, जी तो हार्ड पावर इफेक्टिव नहीं रही, है ना। हम एक जब मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो एक बहुत मेजर इवेंट हुआ था अरब स्प्रिंग, जी। क्या है ये, इसके बारे में बताइए मुझे। सर अरब स्प्रिंग एक कहते हैं डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करने की एक परिघटना थी, जिसमें कि उन देशों में जो, क्योंकि मिडल ईस्ट के देशों में सॉरी मैं उसको टर्म को समझ नहीं पा रहा हूँ कि वहाँ चलिए कोई बात नहीं, शासन है वो राजा टाइप वैसा है, तो उनको हटा के डेमोक्रेसी लाने के लिए जो अरब स्प्रिंग से। बिल्कुल। मेरा आज क्वेश्चन है आपसे, आप इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर हम छोटा करें और गांव के लेवल पे आके इसको समझना चाहें तो आप किस तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं, किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं? सर गांव के लेवल पे अगर मैं ग्राम सभा की बात करूं तो ग्राम सभा की जो बैठकें होती है तो सबके अपने अपने इश्यूज होते हैं, फिर वो सब बैठ के एक सहमति बनाते हैं कि कौन से इश्यू को प्रायोरिटी देनी है, किसको कितना कैसे कर सकते हैं। तो सर मैं शायद उस कंटेक्स्ट में ले देना चाहूँगा। ठीक है मैम। थैंक यू सर। आपने अपनी प्राथमिकताएं क्या दी हैं? सर्विस प्रेफरेंसेस? मैम RS, RPS, RTS। तो ये आरटीएस को तीसरे नंबर पे क्यों रखा है? क्योंकि मैम इसका एक तो रेवेन्यू की है और सेकंड है कि इसका प्रमोशन है वो SDM में होता है, तो इसलिए आपने इसे। आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप किन क्षेत्रों में काम करना चाहेंगे? मैम आरएस बन जाते हैं, एसडीएम बन जाते हैं? जी मैम मेरा पहला तो जो सरकार की योजनाएं हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स है या जो बाकी सारी योजनाएं हैं। कोई सरकार की एक फ्लैगशिप योजना बताइए जो आपको बहुत पसंद है और क्यों?
मैम अभी जो NFSA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसको फ्लैगशिप स्कीम में शामिल करा है। और उसमें सरकार अभी जो गिव इट अप अभियान है, उसमें जो गैर जरूरतमंद है उनको हटा रही है और जो जरूरतमंद है उनको जोड़ रही है। तो आई थिंक राइट टू फूड है वो मेरे को सबसे सही लगता चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू ओवर, अब जा सकते हैं। है। थैंक यू मैम, थैंक यू।